हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वेक्टर्स का, और ये वेक्टर का वन शॉट है। इस वेक्टर के वीडियो को देखने के बाद आपको वेक्टर्स में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट वीडियो है और आपको सारी क्लैरिटी दे देगा। ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, बहुत लंबा नहीं, छोटा वीडियो, मेरे ख्याल से घंटे भर का वीडियो होगा। और इसको देखते वक्त आप सारी बात पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे सारे कॉन्सेप्ट को पकड़ सके, कोई भी दिक्कत आपको ना आए। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। वेक्टर्स डिटेल्ड है ये, तो ये रहा, देखिए, वेक्टर्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वेक्टर्स आप पढ़ सकते हैं पूरी तरह, डिटेल्ड वन शॉट। वेक्टर्स की क्लैरिटी, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कुछ डेरिवेशन है तो वो भी मिलेगा, और आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। तो बात को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। जैसा आप जानते हैं कि कई बच्चे इसका पीडीएफ मांगते हैं, तो उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया है। आपको बस करना क्या है कि अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके यहां पे देखिए क्लास 11 फिजिक्स फ्री पीडीएफ लिखा है, ये आप स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद ये क्लास 11 फ्री पीडीएफ नोट्स दिख रहे हैं आपको। इसका प्राइस मैंने लाखों में कर दिया है, जिससे गलती से कोई बच्चा खरीद ना ले। ये टोटली फ्री है। तो इसके अंदर क्या है, आप जाएंगे तो पीडीएफ ओपन मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए, नोट्स बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जबरदस्त फायदा देगा। आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा, सारे फंडे आपके वेक्टर्स के यही क्लियर हो जाएंगे। और अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर मैं सारे अपडेट्स आपको देता हूं, जैसे सुपर क्लैरिटी रहे और आप जमाने के साथ चल सकें। और आपके लिए क्लास 11 वालों के लिए द्रोणा 1.0 है बेटा। अगर बच्चे चाहते हैं लाइव सेशंस लेना, जहां पर मैं आपको क्लासेस देता हूं, साथ में एनसीईआरटी एग्जांपल्स और उसकी एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको देता हूं, सुपर क्लैरिटी के साथ, सुपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ में हर चैप्टर की आपको वर्कशीट मिलती है, असाइनमेंट मिलता है फुली सॉल्व्ड, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा रहता है। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ द्रोणा 1.0 में जुड़ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिजिक्स आसान भाषा में आप सीख सकते हैं। मैं खुद वहां पढ़ाता हूं, तो आपको आसान लगेगा, पढ़ने का मन करेगा, सारे डेरिवेशन वगैरह वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं द्रोणा, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर द्रोणा आपको कोर्स दिखाई पड़ेगा, उसको ले लीजिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पढ़ाई की शुरुआत कर लेते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर वेक्टर्स की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो आपने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, वहां तो वेक्टर्स पढ़ा नहीं। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में जो मोशन है, उसमें वेक्टर की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वन डायमेंशन मोशन में, जो कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होता है, केवल दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होते हैं बेटा। या तो आप ओरिजिन के इस तरफ जाएंगे या ओरिजिन के इस तरफ जाएंगे, भाई तभी तो स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन होगा। तो अगर इस तरफ वाले को हम पॉजिटिव बोल दें और इस डायरेक्शन को निगेटिव बोल दें, तो हमारा काम चल जाएगा। जबरदस्ती जो साइंस या फिजिक्स होती है, जबरदस्ती कोई चीज पैदा नहीं करती जब तक कि उसकी आवश्यकता ना पड़ जाए। तो यहां पर देखिए प्लस माइनस से ही आपने दोनों डायरेक्शन को हैंडल कर लिया, इसलिए आपको कोई भी वेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी, प्लस माइनस से आप काम करते रहे। लेकिन अब क्या होता है, जब आप मोशन इन 2D पढ़ते हैं या मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो 2D मोशन है या मैनी डायरेक्शंस, मतलब मोशन इन 2D है, मोशन इन प्लेन है, तो वहां पर आपकी कई डायरेक्शंस पॉसिबल होती हैं। जैसा मैंने यहां दिखाया, एक प्लेन खींच दिया है, जैसे आसानी से समझ में आए, और देखिए कोई भी डायरेक्शन इसमें हो सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कई डायरेक्शन है, इसलिए प्लस माइनस से काम अब नहीं चलेगा। आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वेक्टर क्या करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को ही टेक केयर कर लेगा। यानी ये वेक्टर अलग, ये वेक्टर अलग, सब कुछ अलग, इसलिए वेक्टर की जरूरत पड़ती है। और ये कॉन्सेप्ट 3D मोशंस के लिए भी अप्लाई किया जाता है। तो ये 3D के लिए भी वेक्टर एप्लीकेबल है, और 2D के लिए, तो यानी मोशन इन प्लेन के लिए एप्लीकेबल है। तो इससे आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, बात तो सही है, वेक्टर जाने बिना काम नहीं बन पाएगा। और वेक्टर तो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार 12th पास कर देते हैं, आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, वेक्टर में कंफ्यूजन होता है, वो बच्चे भी वेक्टर्स को देखते हैं, तो वो भी देखें और सुपर क्लैरिटी ले लें। आगे बात को बढ़ाते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आप ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे कि मास, वॉल्यूम, टाइम, डिस्टेंस। तो ये आप पहले से जानते हैं, कोई खास बात नहीं, मास, वॉल्यूम, टाइम,
डिस्टेंस और भी बहुत सारी हैं। और स्केलर वेक्टर्स की बात की जाए तो खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग कभी या कई टीचर्स या कई बच्चे ऐसी बात करते हैं भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए बस। नहीं, अगर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करें। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो भी हम बताएंगे उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे एक क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट I, इसके अंदर लिखते हो ना 2 एम्पियर, तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, लेकिन ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल आपको यहां पे दिया कि दिशा भी है और यहां पर मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। कारण क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो आप समझ गए कि वेक्टर होने के लिए तीनों बातें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। चलिए बातों को एग्जांपल के तौर पे देखिए, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज आप पढ़ते चले जाएंगे। आगे चर्चा बढ़ाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अगर ज्योमेट्रिकली आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और उसके सर पर एरो हेड देते हैं। एरो हेड का मतलब तीर का निशान। उस तरीके से वेक्टर बनाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज ए बॉडी हैज ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। ईस्ट के डायरेक्शन में, पूरब की तरफ ईस्ट के डायरेक्शन में किसी की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। इसको वेक्टर से शो करिए। तो देखिए पहले तो आप दिशा बना लीजिए, नहीं तो गफलत हो जाएगी कौन सी डायरेक्शन क्या है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपकी दिशा बन गई। अब क्या करिए ज्योमेट्रिकली के लिए, अगर आप मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर को हम 10 किलोमीटर पर आवर से शो कर रहे हैं, भाई स्केल से बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर पर आवर को कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबा एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और ईस्ट की डायरेक्शन में एरो हेड लगा दीजिए। ये एरो हेड लग गया और ये OA जो वेक्टर हो गया, यही आपका वेक्टर हो गया जो वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर को ईस्ट की डायरेक्शन में दिखा रहा है। ये इसको बोलते हैं, जहां से शुरू होता है टेल या इनिशियल पॉइंट, जहां पर ये एरो खत्म होता है या वेक्टर खत्म होता है, उसको बोलते हैं हेड या टर्मिनल पॉइंट। ये पहचान के लिए इसके नामकरण रखे गए हैं, जैसे हम पहचान सकें क्या बातचीत चल रही है। और OA हमारा एक वेक्टर हो गया। इसकी जो लेंथ है वो शो कर रही है मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है वो एरो हेड से हमें पकड़ में आ रहा है। एरो हेड मतलब ये तीर का निशान है ना, ये जो निशान है ऐसे वाला। ठीक, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के नॉर्मली 2 तरीके होते हैं। पहला तो बहुत फेमस है, लेकिन दूसरा वाला भी कई बुक्स यूज करती हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है? एक तो आप क्वांटिटी लिखेंगे, उसके सर पर एरो लगा देंगे, जैसा हम भी लगाते हैं, आप भी अपनी कॉपियों में लगाते होंगे। तो ये एरो ओवर इट, काम खत्म। दूसरा क्या रहता है, कई बुक्स क्या करती हैं, इसको बोल्ड लेटर में लिख देती हैं। NCERT में इसी का अधिकतर यूज किया गया है। तो हम लोग कॉपी में बोल्ड नहीं करेंगे, वरना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पेन तरह तरह के प्रकार के आते हैं, कोई डार्क चलता है, कोई हल्का। तो रिप्रेजेंटेशन या तो आप एरो लगा दीजिए या भैया उसको बोल्ड लिख दीजिए, वेक्टर समझा जाएगा। तो ये वेक्टर का मामला हो गया, जैसा आप समझ पाए। आगे चलते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं कि आखिर पोजीशन वेक्टर क्या है। जैसा नाम है, पोजीशन वेक्टर का मतलब है पोजीशन किसी पॉइंट का या पार्टिकल का बताना। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां P पर है, तो हम कहीं से नापेंगे, भाई नापने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ये ओरिजिन है जहां से नापेंगे। तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक को आप एक एरो से, वेक्टर से मिला दीजिए, और यही जो OP वेक्टर है इसी को बोलोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर होता है इसकी पूंछ, टेल हमेशा ओरिजिन पे होती है, वहीं से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही ये पोजीशन बताता है। ये क्या क्या जानकारी हमें दे देता है? हमें जानकारी देता है कि ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, OP स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, और एक्स एक्सेस से कह दीजिए या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना, क्या डायरेक्शन है, ये थीटा के बारे में भी, ये पोजीशन वेक्टर से। जो बात इंपॉर्टेंट है, जैसे आप समझे, हमेशा टेल ओरिजिन पे रहेगा। ये एक एग्जांपल होता है फिक्स्ड वेक्टर का। फिक्स्ड वेक्टर का मतलब होता है इस वेक्टर को हम हिला नहीं सकते, क्योंकि इसकी पूंछ है फिक्स,
है ना, किसका अभी आप देखेंगे एक फ्री वेक्टर्स भी आएगा। तो आप पकड़ पाए होंगे जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी पार्टिकल या पॉइंट की पोजीशन बताने के काम आता है, जिसकी पूंछ ओरिजिन पे होती है, टेल और हेड पॉइंट पर होता है। और इसको ओपी को आप बोलते हैं पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। दूसरी बात होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा क्या होता है, यह बताता है कि ऑब्जेक्ट में चेंज इन पोजीशन इन ए गिवन टाइम इंटरवल किधर और कितना हुआ है। तो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट पी पर कोई पार्टिकल था और टी टाइम बाद वो पार्टिकल क्यू पर आ गया, पहले पी पर था अब क्यू पर आ गया है। तो ये ओपी पोजीशन वेक्टर था पी पार्टिकल का और ओ क्यू पोजीशन वेक्टर है क्यू पार्टिकल का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, जैसा आप दिखा पाए, जैसा मैंने दिखाया। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। और याद रखने वाली बात, इनिशियल पोजीशन हो गई ओपी वेक्टर, फाइनल पोजीशन हो गई ओक्यू वेक्टर, और भाई साहब पीक्यू जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या बता रहा है कि चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू गिवन टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन का मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। बड़ी अच्छी बात है, इसको दिमाग में जरूर रखिए। मेरे ख्याल से ये फंडा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्लियर हो गया होगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वांटिटीज होती टेंसर क्वांटिटीज। तो ये इसलिए एडिशनल नॉलेज है कि वो ना वो स्केलर होती हैं ना वो वेक्टर होती हैं। हाँ, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं कि उनका डिफरेंट कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शंस नहीं होती, उनकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, हर डायरेक्शन में वैल्यू अलग अलग हो सकती है उसकी। ऐसी क्वांटिटीज को आप बोलते हैं टेंसर्स क्वांटिटीज। और ये टेंसर क्वांटिटीज जो होती हैं ना वो वेक्टर हैं ना वो स्केलर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेशर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भी बहुत कुछ होती हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाए आसानी से वो एग्जांपल मैंने लिया है, प्रेशर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कैसी क्वांटिटीज हैं, टेंसर क्वांटिटीज हैं। बढ़िया, ये बात भी पकड़ पाए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बड़ी सरल सी बातें हैं, फटाफट हम लोग करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स इक्वल कब कहे जाएंगे, जब वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और उनका डायरेक्शन भी एक ही हो भाई, तभी तो इक्वल कहोगे। तो ये ए और बी सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, इसलिए ए बराबर बी आ गया, बात पकड़ में आ गई। दूसरी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड तो वही है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। जैसे यहां पर ए वेक्टर है, इतने ही लंबाई का एक वेक्टर आपने बनाया, लेकिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए बराबर माइनस बी वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, तो इसे बोलते हो आप निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये बात भी आप पकड़ पाए होंगे। आगे बात करते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये देखिए जो साइन लगता है, इसके ऊपर दो वर्टिकल डंडे लगा दिए गए हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए। अंदर ए है तो इस ए का मॉडुलस है। इसका मतलब होता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और इसको ये दो डंडे बार बार लगाने पड़ते हैं, इसलिए साइंस में, फिजिक्स में क्या किया गया, ऐसे ही बिना एरो के ही लिख दें तो ये हम समझ लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है। एकदम बढ़िया तरीका तो ये है, लेकिन समय बचाने के लिए झंझट कम से कम हो, इसलिए ए लिख देंगे तो अंडरस्टूड रहता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का मतलब उसका मैग्नीट्यूड। दूसरी यूनिट वेक्टर, बड़े काम का वेक्टर है भाई। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाता है क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिखते हैं और इसको ए कैप बोलते हैं, कैप लगाया है, इसको क्या बोलोगे, ए कैप। पढ़ने का तरीका, ए कैप। ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो वन होता है, यूनिटी होता है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में। तो यूनिटी वेक्टर कैसे निकालोगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। वही बात यहां लिखी है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या हो गया, ए कैप। पढ़ने का तरीका भी मैंने बताया, और जैसा बताया कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए यूनिटी, और साहब उसका डायरेक्शन होगा जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन देने का काम होता है। कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी मिली, उसकी डायरेक्शन देनी है, तो हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, और आपको चीजें मिल जाती हैं। तो डायरेक्शन देने का काम यूनिट वेक्टर का काम होता है। आगे देखिए फिक्स्ड वेक्टर, जैसे हम बात कर रहे थे कि फिक्स्ड वेक्टर वो होते हैं जिनकी
जो फिक्स्ड ही होते हैं उनको हम हिला डुला नहीं सकते। जैसे पोजीशन वेक्टर, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो इस वेक्टर को जहां पर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में क्या है, आपने देखा था कि इसकी पूंछ जो थी, ये टेल, किसी पॉइंट P का बना रहे हो, ये एक्स वाई एक्सिस है, तो इसकी टेल ही फिक्स है। ये पोजीशन वेक्टर का ओ कहीं और नहीं हो सकता, इसलिए ये फिक्स वेक्टर है। हमारी पढ़ाई में आप देखेंगे इक्का दुक्का वेक्टर छोड़ दीजिए, जैसे पोजीशन वेक्टर है, वरना अधिकतर वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर की तरह डील करते हैं। तो फ्री वेक्टर क्या होते हैं कि मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर है, जैसे कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को आप इसके पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी आपको रोटेट नहीं करना है उसकी, और उसी को चेंज कर, उसी को खिसका रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो वैसे भी नहीं बदलेगा। तो ये वेक्टर अगर भी है और इसको ऐसे ही खिसका दिए, कहीं खिसका दो, ऐसे पैरेलली रहना चाहिए, इसको ऐसे घुमाना नहीं है, तो ये आपका वी ही वेक्टर चालू रहेगा। तो ऐसे वेक्टर जिनको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, वैसे वेक्टर्स आपको बोले जाते हैं फ्री वेक्टर्स। हमारी पढ़ाई के दौरान अधिकतर वेक्टर्स, बहुत अधिकतर वेक्टर्स आपको कैसे मिलेंगे, फ्री वेक्टर्स, कि हम उसको खिसका लेंगे। खिसकाने का मतलब ध्यान रखिएगा, रोटेट नहीं करना है, पैरेलली शिफ्टिंग करनी है। पैरेलली आप कहीं ले जा सकते हैं, बात पकड़ में आ गई होगी। यहां एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी वेक्टर लिखा है, जो कि फ्री वेक्टर्स के रूप में आपके सामने है, और इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, इसलिए हट हट के मैं मौका नहीं दे रहा हूं नोट करने का। पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, 1 मिनट खर्चा करके देख लीजिएगा, जैसे आपको पीडीएफ लेने में कोई भी असुविधा नहीं हो। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, अब ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लाइक या पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, जब 2 वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है ना, ए छोटा बनाया बी बड़ा, तो वो क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। वो कोलिनियर वेक्टर हैं, ये कोलिनियर वेक्टर के अंदर की बात है। और सीधी लाइन में भी हैं तो भी वो कहलाएंगे कोलिनियर। हमने ये क्यों बताया, क्योंकि कोलिनियर को अब तक जो आप पढ़े थे, आप ऐसा समझते थे कि कोई वेक्टर अगर ए ऐसा है तो कोई सी वेक्टर को अगर कोलिनियर होना तो इसी लाइन में होना चाहिए, तब हम कोलिनियर मांगेंगे। यहां पर क्या हो गया, ये पैरेलल हो जाए तो भी हम कोलिनियर मान लेते हैं। ये फर्क है, ये पकड़ के रखिए। तो ये लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स, और एक ही दिशा में तो लाइक या पैरेलल, और अनलाइक में क्या हो जाएगा, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। पैरेलल भी हो सकते हैं, मतलब एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, या एक दूसरे से विपरीत दिशा, जैसे आपको दिख रही है। तो ये अनलाइक वेक्टर्स ये भी कोलिनियर हैं, और लाइक वेक्टर्स ये भी कोलिनियर हैं। इस थोड़ी सी बात को जो डिफरेंस है उसको दिमाग में रखना अति आवश्यक है। चलिए आगे की बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स में। कोप्लेनर वेक्टर तो बहुत ही सरल है, जो वेक्टर्स एक प्लेन में होते हैं, जैसे मैं इस बोर्ड पर आपको 2 वेक्टर लिख दूं P और Q, तो ये क्या है, कोप्लेनर, क्योंकि इसी प्लेन में है, काम खत्म। तो जो वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं उसे बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं जो शुरू एक जगह से हों। इनिशियल मतलब स्टार्ट, को मतलब साथ में, जो साथ में ही स्टार्ट करें, को इनिशियल। बहुत सिंपल सी बात है, मोहब्बत से देखिए, मजा आएगा। तो को इनिशियल वेक्टर्स। दूसरे होते को टर्मिनस वेक्टर, टर्मिनल मतलब खत्म होने वाला पॉइंट, को टर्मिनल जो साथ में खत्म हो, यानी एरो है जहां पर एक साथ मिल रहा हो, इसको बोलते हैं को टर्मिनल या को टर्मिनस वेक्टर्स। नामकरण है और कोई खास बात नहीं है। अब ये बड़ा बढ़िया एक वेक्टर आता है जिसे आप बोलते हैं जीरो वेक्टर या बेटा जी नल वेक्टर। ये बड़े काम का है। देखिए, तो ये जीरो वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड तो होता है 0, और इसका डायरेक्शन कहते हैं या तो मानो है ही नहीं, और अगर मान रहे हो तो हर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तो नल वेक्टर क्या हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और उसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है नल वेक्टर। अब ये नल वेक्टर की जरूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि एक वेक्टर को अपने से ही अगर घटा दोगे तो एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर से घटता है तो रिजल्ट वेक्टर ही होता है ना। इसके लिए मैथमेटिक्स समझानी पड़ जाएगी, वो हम नहीं जा रहे हैं। तो a माइनस ए हो जाएगा नल वेक्टर। इसको 0 लिखना अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर होना चाहिए, है ना। इन जनरल हम लिख देते हैं 0, अलग बात है, अदरवाइज ये नल वेक्टर ही होगा।
अब अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में आप नल वेक्टर जोड़ोगे तो वो क्वांटिटी बदलती नहीं है। जैसे कि आप जानते हो 2 पे 0 जोड़ो तो 2 ही रहता है, 3 में 0 जोड़ो तो 3 ही रहता है। अगर किसी नल वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाता। उसी तरह यहां समझ लीजिए 2 इंटू नल वेक्टर बराबर नल वेक्टर। और ये 0 को अगर किसी, ये बेटा 0 है, ओ मत समझ लेना, ये क्या है 0। अगर आप किसी ए वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी मिल जाएगा नल वेक्टर। अब ये काम की चीज कैसे है ये इसको फिजिक्स की भाषा में बता देते हैं, वरना आप सोचेंगे ये जबरदस्ती की बात है, नल वेक्टर कभी और देख लेते हैं। लेकिन नहीं, फिजिक्स के एग्जाम्पल 0 वेक्टर्स के, जिसे आप समझ पाए कि काम का वास्ता है। जैसे आप समझिए कि पोजीशन वेक्टर हम निकाल रहे हैं किसी पार्टिकल पी का जो ओरिजिन पे ही है साहब, तो ओरिजिन से ही तो नापते हो, तो ओरिजिन से ओरिजिन तक का क्या डिस्टेंस हुआ 0। तो यहां पर ये जो ओपी वेक्टर है वो क्या हो जाएगा नल वेक्टर। अगर इसी जगह अगर आप ऐसी कहानी कहते थे एक्स वाई जेड, मान लीजिए पी यहां कहीं होता, तो इसको आप बोलते कि ये भैया ओपी हमारा पोजीशन वेक्टर है, यही तो बोलते बेटा जी। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये कहानी में पी ओ पर ही आ गया, इसलिए इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो नल वेक्टर हो गया, क्योंकि ओ से ओ तक की डिस्टेंस तो शून्य होती है। अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग कि मान लीजिए किसी टेबल पर कोई बुक रखी है और रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा 0। मैंने फोटो बनाने की कोशिश की है, ये मान लीजिए टेबल है और ये कोई बुक या ब्लॉक रखा हुआ है और ये रुका है रेस्ट पर, मैंने लिखा है ब्लॉक एट रेस्ट, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा नल वेक्टर। इसलिए नल वेक्टर की कई जगह आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये फिजिक्स की भाषा में थोड़ा एग्जांपल आपको दे दिया, उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे, जिसे समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, किसी गिनती से 2 3 4 आधा -2 -5 से अगर मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर्स को तो क्या होने वाला है। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए ए को किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सेम डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है। यहां से 2 किया तो डबल हो जाएगा, जैसे ये ए वेक्टर है 2 से मल्टीप्लाई किया तो डबल दी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, डबल हो गया। आधे से कर देंगे तो मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा, डायरेक्शन वही बना रहेगा। लेकिन अगर किसी निगेटिव क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि ए वेक्टर इधर था, आप -3 लिख रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया और 3 गुना बड़ा हो गया। तो ये क्या किया, किसी वेक्टर को किसी गिनती से रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगली भाषा यूज की जाती है कि किसी स्केलर से कर रहे हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर रियल नंबर स्केलर एक ही चीज है। नहीं भाई, रियल नंबर होता है गिनती, जो हम पढ़ते हैं जो 2 3 4 6 8 10। स्केलर का मतलब होता है कोई फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स वाली भाषा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं, मास वॉल्यूम बहुत सारी हैं, जानते ही हैं आप क्या बोला जाए उसमें, वो तो फर्क होता है रियल नंबर स्केलर में, इसलिए किताबों में ऐसा लिखा रहता है आपकी जानकारी के लिए। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी आपको बताने के लिए कि मान लीजिए लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी 2 तरह की हो सकती है। एक स्केलर क्वांटिटी हो सकती है जिसकी कोई यूनिट्स एंड डायमेंशन ना हो, फिजिक्स में ऐसी कई क्वांटिटीज हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल आपके लिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ऑप्टिक्स में पढ़े 10th में और 11th कर रहे हैं तो 10th में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई यूनिट और डायमेंशन उसकी नहीं होती। साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी और भी बहुत सारी होती हैं, इसकी भी यूनिट डायमेंशन नहीं होती है। दूसरी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट्स एंड डायमेंशन होती हैं, सैकड़ों क्वांटिटी आप जानते हैं, मास लेंथ टाइम, इसकी यूनिट डायमेंशन है। तो अब आप जब पहली दफा इस लैम्डा को जिसकी कोई यूनिट नहीं है किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो जिसकी यूनिट है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यही यूनिट इसके साथ चली जाएगी क्योंकि इसकी तो कोई यूनिट थी नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर लैम्डा की भी कुछ यूनिट है और ए की भी कुछ यूनिट है तो दोनों की यूनिट यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात, जैसे मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम बन जाता है और मोमेंटम की यूनिट किलोग्राम पर मीटर सेकंड होती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया स्केलर क्वांटिटी। सब कुछ आप सीखेंगे बहुत कम समय में और
क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ बहुत होमवर्क करके बनाया है, मजा आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन ऑफ टू वेक्टर्स, भाई जैसे जोड़ना घटाना गुणा भाग हमने सीखा है, वैसे ही वेक्टर के केस में भी ये काम किया जाता है। तो ये देखिए, एक एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स हम समझेंगे, और डिवीजन ऑफ टू वेक्टर्स ये डिफाइन नहीं होता, यानी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये चौथा तो भाई बुड़ू बुड़ू हो गया, खेल खत्म। लेकिन शुरू के तीन तो हमें समझने होंगे। आइए चलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पे। तो एडिशन या उसकी दूसरी भाषा लिखी जाती है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने बड़ी सरल भाषा और जो काम की है वो लिखी है। इसका क्या मतलब है? वेक्टर्स को ऐड करना। हम दो वेक्टर की भी बात कर रहे हैं सिंपल रखते हुए, है ना, वरना दो की जगह चार भी ऐड करोगे तो मतलब यही है आपका कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। जब आप वेक्टर को ऐड करते हो तो उसका रिजल्टेंट निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, ये ऐड करना या कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। और इसी को देखो मैंने फिर लिखा है, वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट ही निकलता है। ये कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो जैसे एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बेटा जी बी है, तो जब इसको a प्लस बी करोगे तो यही इसका रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी का। तो ऐड करने का मतलब होता है इसका रिजल्टेंट निकालना। बात समझ में आ गए होगे, जिसे फिजिक्स की भाषा में कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं। मतलब वही है एडिशन करना, लेकिन वर्ड यूज किया जा रहा है। अब वेक्टर ऐड करने के कुछ नियम हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हम जो अभी बात कर रहे हैं ये ज्योमेट्रिकल नियम है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ज्योमेट्रिकली। तो मैंने यहां लिखा है कि वेक्टर एडिशन ज्योमेट्रिकली ऐड करने का तरीका। ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, दो या उससे ज्यादा वेक्टर, उसके लिए हमारे पास तीन लॉज हैं। सबसे पहला लॉ होता है ट्रायंगल लॉ, अभी हम समझेंगे। दूसरा लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ, यह भी समझेंगे। तीसरा लॉ होता है पॉलीगन लॉ। ये तीन लॉ हैं। ये कैसे लॉ हैं? ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब कि आपको एरो बना बना के जोड़ना है। ज्योमेट्री बनानी है ना, तो वैसे ही तो बनाओगे ना कुछ कॉपी पे खींचोगे। तो ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड करोगे, आइए देखते हैं। अगर फर्स्ट लॉ ट्रायंगल लॉ या लॉ ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन का, अगर इन दोनों वेक्टरों को हमें जोड़ना है ए और बी को, तो पहले हम ए खींच लेंगे, कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं उसको ओ दे देंगे। ये मान लीजिए ओ पॉइंट हो गया, ओ से खींचा हमने और ए बना दिया ओपी तक। उसके बाद दूसरे वेक्टर को बिना रोटेट किए ऐसे समेट देंगे, यहां पर मतलब खिसका कर, क्योंकि फ्री वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ऐसे लगा देंगे। तो ये बी वेक्टर याला बी वेक्टर बन गया। इसके हेड से उसकी टेल को मिलाते हुए खींच देंगे। अब क्या हुआ, जहां से शुरू किया था और जहां ये खत्म है उसको मिला दीजिए। तो ये जो आएगा वेक्टर, ये ए प्लस बी वेक्टर आ जाता है। ये कंप्लीटली वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है जो a प्लस बी को रिप्रेजेंट करती है। वेक्टर लॉ से आप दो वेक्टरों को जोड़ सकते हैं। दो वेक्टर से ज्यादा जोड़ना पड़ेगा तो इस लॉ से तुरंत नहीं जोड़ पाएंगे, उसके लिए एक दूसरा लॉ है, तीसरा पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका लॉ ऑफ ट्रायंगल या ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। समझ गए? एक वेक्टर बनाओ, वो जहां अपना एरो हेड खत्म करे वहां से दूसरा वेक्टर चालू कर दो बिना रोटेट किए पैरेलली, और जब वो बन जाए तो जहां से शुरू किए थे वहां से अंत तक की लाइन खींच दो। इसकी भाषा टेढ़ी मेढ़ी लिखी होती है, उसको आप चाहें तो पढ़ लें, मुद्दा यही है। तो O से Q तक जो वेक्टर है वो रिजल्टेंट है, यानी A प्लस बी वेक्टर है। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया है। चलिए दूसरे लॉ को देखते हैं जिसे बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ है, बेसिकली है ये ट्रायंगल लॉ ही, लेकिन इसको थोड़ा रायता और फैला दिया गया है। मुद्दा क्या है कि अगर हम किसी, ये पैरेललोग्राम बनाया है OPQS, ये पैरेललोग्राम है। तो अगर हम किसी पैरेललोग्राम में उसकी दो एडजेसेंट साइड्स को, एडजेसेंट का मतलब होता है जो लगी हुई हैं, जैसे एक इधर सटी हुई जो है, एडजेसेंट साइड को किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे OP को रिप्रेजेंट कर दिया A से, OS को रिप्रेजेंट कर दिया B से। अगर हम ऐसा कर पाए तो इसका जो डायगोनल होता है, जो कि उसी कॉर्नर से जा रहा हो जहां पे वेक्टर मीट कर रहे थे, तो वो जो डायगोनल होता है वो कंप्लीटली A प्लस बी वेक्टर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये पैरेललोग्राम लॉ, ये क्या है, एक तरह का ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। क्योंकि देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो इसको भी B लिख सकते हो।
यहां पर a प्लस बी आप करोगे तो ये r आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। समझ गए होगे कि किसी पैरेललोग्राम में अगर उसकी एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सको तो उसका डायगोनल जो कि उसी कॉर्नर से जा रहा हो वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर देता है किसको बेटा, उसके रिजल्टेंट को या a प्लस बी वेक्टर को। ये पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन आ गया। तीसरी बात करते हैं पॉलीगन लॉ की। भाई वहां भी दो ऐड कर रहे थे, यहां भी चर्चा दो ही वेक्टर की थी। मान लीजिए दो की जगह 5 वेक्टर आ जाएं तो क्या हम ऐड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। उसके लिए क्या है, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि मान लीजिए a b c d ये 4 वेक्टर दिख रहे हैं, इन चारों को मान लो ऐड करना हो तो कैसे करोगे? पहले a वेक्टर यहां खींचो, o से स्टार्ट करो ओरिजिन से, और पहले हमने a वेक्टर खींचा। ऐसे ही खींचने का मतलब इसी को पैरेलल यहां फिट कर देना है बिना रोटेट किए। उसके बाद ये b वेक्टर को उठा के इसके आगे लगा देना, जहां इसका मत्था खत्म हो रहा है एरो हेड वहां उसकी पूंछ, तो हेड से टेल, जहां हेड खत्म वहां से टेल शुरू अगले की। ये बी वेक्टर बन गया। देखिए ए था, ये बी बन गया। सी ऐसे तो ऐसे ही उठा के यहां फिट कर दिया हमने, सी बन गया। इसी तरह डी है, देखिए इसको उठा के यहां ले गए और ये डी फिट कर दिया, चारों वेक्टर बन गए। अब रुक जाओ, अब उसके बाद क्या करो, जहां से शुरू हुए थे वहीं से अंतिम एरो हेड जो था वहां तक का एक लाइन खींच दो, और ये जो वेक्टर आएगा दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल 4 वेक्टर्स। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर एडिशन हो जाता है आपका चारों वेक्टर्स का। तो यहां पर क्लैरिटी ये मिली कि भैया चाहे 4 वेक्टर हो चाहे 10 वेक्टर हो, मतलब समझाने के लिए ज्योमेट्रिकली आप पॉलीगन लॉ से, पॉलीगन रूल से जोड़ सकते हैं। अभी मजा क्या आएगा कि ये जो रूल्स ज्योमेट्रिकली पढ़े हैं, हर बार ज्योमेट्री बना पाना कन्वीनियंट नहीं होता, आसान नहीं होता, सुविधाजनक नहीं होता है। इसलिए इसका एक जुगाड़ भी बना दिया गया है। कई चीजें और पढ़ लेते हैं जो फॉर्मूले पर बेस्ड होता है, यानी आपको ज्योमेट्री बनाए बिना फॉर्मूले से ही वेक्टर एडिशन या उसका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। उसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, थोड़ी फिजिक्स की भाषा में, मैथ्स की भाषा में। तो आइए देख लेते हैं। खैर उससे पहले जो वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है बेटा वो क्या है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए से बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 + 3 = 3 + 2 वाली। साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। अगर a प्लस बी में c जोड़ रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसकी? वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं। तो इसको पकड़े रहिएगा, कहीं पर इस्तेमाल हो तो बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है एनालिटिकल मेथड, मतलब फॉर्मूले से 2 वेक्टर को जोड़ना। ये मैंने लिखा है, फॉर्मूले से 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। क्योंकि हर जगह ज्योमेट्री बनाना कन्वीनियंट नहीं है कि स्केल लें और 3 घंटा बना के निकालें। तो दूसरी कहानी क्या, फार्मूला लगा दें। तो यहां पर देखिए आपको ये पैरेललोग्राम लॉ का फोटो बनाया हुआ है। अगर आप p वेक्टर हमारे पास है, q वेक्टर हमारे पास है, या ab वेक्टर हमारे पास है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। 2 वेक्टर PQ है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, R। फॉर्मूला लगाइए, √p² + q² + 2pq cos थीटा। ये आपको निकाल देता है मैग्नीट्यूड, है ना। अब क्योंकि इसका रिजल्टेंट तो भैया वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी बताओ। तो उसके लिए डायरेक्शन के लिए ये जो रिजल्टेंट था इसका डायरेक्शन अगर हम मान लें कि P से ये एंगल बना रहा है बीटा, ये एंगल कहां से है, P से, तो tan बीटा की वैल्यू यानी इसकी दिशा रिजल्टेंट की किधर होगी, Q sin थीटा P + Q cos थीटा। ये याद रखिएगा, ये जो बीटा होता है ये P जो अकेला होता है ना वहां से होता है। तो एंगल फ्रॉम P होता है, एंगल, कई बच्चे गलती करते हैं, फ्रॉम P वेक्टर लिख दो। तो P वेक्टर से ये बीटा एंगल होता है, ये डायरेक्शन के लिए आ गया बेटा। कितना सरल देखो, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाल लिया है। तो रिजल्टेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी हमने निकाल ली है। तो बिना आपको डायग्राम या ज्योमेट्री बनाए हुए आप फॉर्मूले से ये कार्यक्रम सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस फॉर्मूले का जरा जल्दी से डेरिवेशन देख लें। कभी कभी आपके यहां पूछा जाता है, क्लास मैं 11th की बात करूं तो अच्छा यहां पे मैंने लिख दिया है तो इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, नहीं जो पीछे लिखा वो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। तो यहां पर ये डायरेक्शन के लिए मामला था, मैं इसको डायरेक्शन लिख देता हूं। ये किसके लिए था, डायरेक्शन।
इसलिए ये बात मैंने लिखी थी कि मान लीजिए दो वेक्टर P एंड Q आपस में बेटा पैरेलल हैं। अब नोट करें, मिनट में फैन चलाता हूं जिससे थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो वो कम हो जाए। एसी तो चल ही रहा है लेकिन शायद वो दूर है तो काम नहीं कर पा रहा यहां तक। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। अगर दो वेक्टर है P और Q आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो उस समय जो रिजल्टेंट होता है R, उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा cos 90। और यहां पर अगर एंगल की बात की जाए tan बीटा की तो Q बाई P, क्योंकि यहां पर 90 रखोगे sin 91 और cos 90 0, तो Q इसी से निकला Q अपॉन P। इसका भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आप इसको जरूर पकड़ के रखिए, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड। चलिए इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। कई बार 11th क्लास में इसको ड्राइव करना आता है, और अगर आप जेई नीट वाले बच्चे हैं या बोर्ड्स वाले बच्चे हैं आगे की जहां डेरिवेशन नहीं चाहिए, 1-1.5 मिनट इसमें लगेगा, इसको स्किप कर सकते हैं अगर डेरिवेशन नहीं चाहिए। 11th वालों के लिए चाहिए, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। जैसा डायग्राम पीछे बनाया था वैसे ही हमने बना रखा है। तो अब इस डायग्राम, ये पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम बना रखा है। ये दो वेक्टर ए और बी लग रहे हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। ज्योमेट्रिकली पैरेललोग्राम में OS ये रिजल्टेंट हमारा निकला करता था, इसी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमको निकालना है बेटा। आइए देखते हैं। तो ड्रॉ कीजिए SN। हमने SN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया OP को एक्सटेंड करते हुए। तो ड्रॉ SN परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड। OP को हमने आगे बढ़ा दिया और SN हमने यहां पर परपेंडिकुलर उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल SNP SNP, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए तो आप क्या लिख देंगे, SN अपॉन PS। ये देखिए SN परपेंडिकुलर अपॉन PS। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा के बराबर हो गया। ये थीटा था, ये पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा बराबर SN अपॉन PS, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहां SN की वैल्यू कितनी निकल आई, PS साइन थीटा, और ये PS कितना था, वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो B साइन थीटा। समझ में आ गई बात। अब इसी तरह cos थीटा निकाल लो। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PN अपॉन PS, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। PS अपॉन PS इक्वल टू cos थीटा। तो PN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PS का मतलब क्या है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो B cos थीटा। ये दोनों चीजें इस्तेमाल होंगी, इसलिए हमने निकाल के रख ली। आगे देखते हैं, पाइथागोरस लगा दो ट्रायंगल ONS में। O ये है, N ये है, S ये है। तो इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। तो OS स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, प्लस ON स्क्वायर, ON स्क्वायर, प्लस NS स्क्वायर, NS स्क्वायर या SN स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब देखिए ON को लिख दिया यहां पर, क्योंकि ON में क्या था, OP प्लस PN। तो OP प्लस PN का स्क्वायर प्लस SN का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हमने वैल्यूज रख दी। ये OS क्या है, OS भाई साहब मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो ये R स्क्वायर हो गया। OP क्या है, तो देखिए जो OP है, ये OP ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो A हो गया। PN क्या है, तो PN यहां से निकाला था B cos थीटा, ये B cos थीटा हो गया R स्क्वायर। SN क्या था, यहां से निकाला था, ये देखिए B sin थीटा, तो B sin थीटा का स्क्वायर। अब इसी को आप सॉल्व कर मारिए, R स्क्वायर इसको ओपन कर दिया, A स्क्वायर प्लस B के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर आएगा, तो B स्क्वायर इसका कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 बेटा। तो ये वैल्यू हो गई R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया 2AB cos थीटा। यानी R की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने डिराइव कर दिया। ये क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है बेटा, है ना। अभी डायरेक्शन बचा है। अब आ जाइए फॉर डायरेक्शन ऑफ R, भाई ये किधर है, तो जैसा मैंने कहा था A वेक्टर से आप एंगल मान लीजिए बीटा एंगल। कहां से डायरेक्शन है, A वेक्टर से। अब देखिए लेट द R मेक एंगल बीटा विथ A वेक्टर, या वेक्टर A। तो देन इन ट्रायंगल ONS, अब इस ट्रायंगल में आइए ONS राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू SN अपॉन ON। tan बीटा इज इक्वल टू SN परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ON।
और ON को लिखा जा सकता है OP प्लस PN। देखिए ON को OP प्लस PN, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, tan बीटा हो गया। SN का मतलब है B sin थीटा, यहां पर निकाला है B sin थीटा, और ये वैल्यू हो गई A, और दूसरा ये PN हो गया B cos थीटा, B cos थीटा। तो ये देखिए इसका रिजल्ट आ गया, ये डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, ये बीटा एंगल इस A से है। चाहे P और Q के फॉर्म में लिखो, चाहे AB मान के करो, मुद्दा वही है। तो हमेशा फॉर्मूला दो वेक्टर के लिए आप फॉर्मूले से ये लगा दीजिए, और डायरेक्शन के लिए tan बीटा निकालिए, जो इससे एंगल होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो अकेला आदमी है वहां पर। और मैंने ऐसे याद किया tan थीटा, तो साइन अपॉन कॉस B के साथ लगाना है, बात खत्म। तो ये आपका एक डेरिवेशन हो गया इस फॉर्मूले का, जो कि दो वेक्टर में काम आने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हर चीज हम समझेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए यहां लिखा 2 forces of 5 Newton and 7 Newton act on a particle with an angle of 60 degree between them. Find the resultant force. दो फोर्सेस लग रहे हैं 5 और 7 न्यूटन के, उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये देखिए P लग रहा है 5 न्यूटन, Q है 7 न्यूटन, और 60 डिग्री एंगल इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमको पता था, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। वैल्यू रख दी 5² + 7², 2 5 × 7 cos 60 डिग्री। बहुत आसानी से आप देख ही रहे हैं, सॉल्व कर लिया इसको हमने। cos 60 होता है आधा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो √109, जो कि 10.44 न्यूटन मैग्नीट्यूड आ गया R। अब R कहीं इसके बीच में आया होगा, इसका रिजल्टेंट या फोर्स है, तो F नेट लिख दीजिए, F नेट या R। लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है, ये भी तो चाहिए हमको। तो डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ R, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। ये हमने पढ़ रखा है। अब यहां पे वैल्यू डाल दीजिए, 7 sin 60, 5 + 7 cos 60। अब यहां पे सॉल्व कर लिया तो 0.7132 आ गया। तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.7132, और ये एंगल किससे होता है, जो अकेला होता है, यानी P से है। तो इस P वेक्टर से कितना एंगल ये बना रहा है, इतना एंगल। इसकी वैल्यू दी है तो वैल्यू आ जाएगी, वरना ये आपका वो मैग्नीट्यूड निकला, ये डायरेक्शन निकला। तो सवाल इस तरीके से आप प्यार से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात भी आपको पकड़ में आई होगी। अब आगे चलते हैं, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल लेना है तो ध्यान रखिएगा, एंगल हमेशा टेल टू टेल लिया जाता है। पूंछ इसकी जहां मिलेगी वहां एंगल लोगे। जैसे मान लीजिए आपसे A और B वेक्टर पूछा जाए और बोले इसके बीच का एंगल बताओ, तो अगर आप ये एंगल ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए हेड मिल रहा है, ये इसका टेल मिल रहा है। आपको कौन सा एंगल लेना होगा, ये, क्योंकि इसको आप फ्री वेक्टर के तौर पर ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, तो टेल टू टेल मिल जाएगा, फिर एंगल थीटा हो गया। इसका डायरेक्शन तो इधर ही है ना, तो इसको आप खिसका के ऐसे कर दो, तो ये एंगल थीटा लेना है, ये थीटा नहीं लेना है। हमेशा एंगल कहां से कहां लोगे, टेल से टेल, पूंछ से पूंछ मिलाकर, ठीक। और अधिकतर वेक्टर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्योंकि फ्री वेक्टर्स हैं, तो इनको बिना रोटेट किए पैरेलली आप खिसका सकते हैं। सब्सट्रैक्शन बिटवीन 2 वेक्टर्स, ट्रायंगल मेथड। अगर दो वेक्टर को घटाना हो आपस में, तो जोड़ना, ऑपरेशन की बात, जोड़ना घटाना गुणा भाग होता नहीं, तो जोड़ना घटाना गुणा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो A + B अगर हमें करना रहता है तो A वेक्टर खींचते हैं ट्रायंगल लॉ में, B वेक्टर उसके आगे खींच देते हैं उसके हेड से, और जहां से शुरू किया है उसको मिला देते हैं, तो A + B हो जाता है। ये आप जानते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन A - B वेक्टर अगर करना हो तो हम A वेक्टर खींचेंगे, अब इस डायरेक्शन में तो B वेक्टर था, तो हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में खींच देंगे उतना ही बड़ा वेक्टर, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम कहेंगे -B वेक्टर। और ये जो कहानी हो जाएगी A - B इधर वाले वेक्टर में, क्योंकि ये वेक्टर कौन सा है, -B, तो दिस इज A - B। तो सब्सट्रैक्शन करने का तरीका ट्रायंगल मेथड से कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए कितना सरल है, एकदम मक्खन की तरह आपके दिमाग में घुस रहा है। आइए देखते हैं आगे की बात। अब ध्यान दीजिएगा, जो सब्सट्रैक्शन होता है वो एडिशन की तरह ही होता है। जैसे A - B कर रहे हो तो A + -B, यही तो किया, -B और A को ऐड किया ट्रायंगल लॉ से। तो सब्सट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही होता है।
ए में माइनस भी जोड़ रहे हैं, ऐसा समझ के कार्यक्रम किया जाए। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मूला मेथड, क्योंकि हर जगह आप बना नहीं पाएंगे ज्योमेट्री, उसको भी सिखा देते हैं। जैसा आपने देखा था पी और क्यू अगर दो वेक्टर हैं और बीच में एंगल थीटा बना रहे हैं, तो उसका पी प्लस क्यू या रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये हमने अभी शो भी किया, फॉर्मूला भी लिखा है। और उसका एंगल कैसे निकालते थे, जो फ्रॉम पी जो अकेला लिखा उससे एंगल फ्रॉम पी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमें मालूम था। अब यहीं पर हमारे पास p माइनस क्यू निकालने को आ जाए, तो देखिए यहां पर p प्लस क्यू तो ऊपर वाला फोटो है, लेकिन माइनस क्यू तो है नहीं, तो यहां पर माइनस क्यू वेक्टर किधर है, इधर है, दिखाई पड़ा। तो अब आप एंगल ले लेंगे 180 माइनस थीटा, ये थीटा था, ये 180 माइनस थीटा, यानी p और माइनस क्यू में एंगल कितना हो गया है, 180 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला आप लगाइए और वहां पर 180 माइनस थीटा लगा दीजिए, क्योंकि p और माइनस क्यू के बीच का एंगल लेना है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। इसको याद कर लीजिए, अगर कहीं पर p माइनस क्यू करना है तो इस फॉर्मूले से खट से रिजल्टेंट निकल आएगा। इसके डायरेक्शन की बात की जाए tan बीटा, तो q साइन थीटा p माइनस क्यू कॉस थीटा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये कैसे निकला, इसी में 180 माइनस थीटा रख दीजिए आप। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये रिजल्ट आ गए दोनों। तो इस कार्यक्रम को संभालने के लिए ये फॉर्मूला भी हाजिर है, बहुत काम आएगा सब। मैंने इसको इस मंशा से ये वीडियो बना रहा हूं कि केवल पढ़ा के निकल न लूं, आप पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, सीखने के बाद कर पाएं, कम समय में इतना बढ़िया कंटेंट कि आपके काम आए और आपसे सवाल निकले। ये भावना है इस वीडियो के तहत। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये बात आपने यहां पर सीखी कि कैसे p माइनस क्यू फॉर्मूले से निकालेंगे आप। अगली बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कई बार क्या होता है कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है। यही चीज लिखी है, मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर दें किसी दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स में, तो जिसमें हमने स्प्लिट किया है उसका कंबाइंड इफेक्ट उसी वेक्टर के बराबर होना चाहिए जिसकी स्प्लिटिंग की गई है। एग्जाम्पल के तौर पे ये अगर r वेक्टर है, इसकी हम ये a वेक्टर की दिशा थी, ये b वेक्टर की दिशा थी। अगर हम a और b में रिजॉल्व कर रहे हैं, एक वेक्टर को कितने डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। एक ही वेक्टर के 75 कंपोनेंट बना सकते हो। यहां फिगर में दो कंपोनेंट आपको दिखाए हैं, ए की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट, ये यहां से यहां तक, और बी की डायरेक्शन में ये बी कंपोनेंट। इस वाले कंपोनेंट का वैल्यू है लैम्डा इंटू ए एरो या ए वेक्टर या म्यू इंटू बी वेक्टर। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इन दोनों का वही असर होगा जो आर वेक्टर का होगा। ठीक, तो ये बात आप पकड़ के रखिए। द वेक्टर्स इनटू विच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स। तो लैम्डा ए और लैम्डा म्यू बी ये कंपोनेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा कि कोई गिवन डायरेक्शन अगर है, जैसे यहां पर ए वेक्टर की डायरेक्शन थी और बी वेक्टर की, इसी में रिजॉल्व करना था, तो केवल एक यूनिक एक ही तरीका होता है ऐसे और ऐसे कि आप उसको रिजॉल्व कर पाइए। क्योंकि ए वेक्टर में अगर आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो ये बी वेक्टर की दिशा बदल जाएगी यहां से, तो ए यहीं तक पहुंचेगा और बी यहीं तक पहुंचेगा डायरेक्शन मेंटेन करते हुए। तो ये यूनिक तरीका होता है, ओनली वन एंड ओनली वे इन विच ए वेक्टर आर कैन बी रिजॉल्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। बात पकड़ में आई होगी। एक वेक्टर का रिजॉल्व करके कंपोनेंट वेक्टर बना रहे, कई जगह इसकी टेक्निक बड़ी काम आती है। डिटेल्ड वीडियो कभी 2-3 घंटे का बनाएंगे तो वो भी सिखाएंगे आपको, यहां बात समझ में आ रही है। और अगर हम कंपोनेंट ऐसे ले रहे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, चाहे ये 90 कर दीजिए चाहे यहां से 90 कर दीजिए। अगर हम R का कंपोनेंट ले रहे हैं P एंड Q जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका एक विशेष नाम दे देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये कई जगह आपने सुना होगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है उस वेक्टर के कंपोनेंट हैं जो कि आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। ये भाषा है, बहुत ही सरल। तो ये बात भी आप पकड़ पाए होंगे रिजोल्यूशन करने का तरीका। अब अगली बात करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इसको बेस वेक्टर्स भी बोलते हैं। आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर्स भी बोलते हैं। बेस वेक्टर्स बेटा, आई वेक्टर जो होता है वो कौन सा वेक्टर है, आई कैप का मतलब है
एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर प्लस एक्स डायरेक्शन। जे कैप किधर है? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। के कैप किधर है? यूनिट वेक्टर इन प्लस जेड डायरेक्शन। तो इन तीनों को मिला के बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड। ऑर्थोगोनल एक दूसरे से 90 डिग्री बनाने वाले, आई जे के फॉर्म में। यही यहां लिखा है कि आई जे के जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बताया, और इन सबका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। आई कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा हमेशा। ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन देने के काम आएंगे। और जब भी किसी वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, उस फॉर्म को कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म। अभी हम दिखाएं, चलिए अगले में बता देंगे आपको कंपोनेंट फॉर्म। आगे देखिए, जैसे कोई वेक्टर था किसी प्लेन में, आपके सरलता के लिए कि एक्स वाई प्लेन में है, तो इस वेक्टर को ओ ए वेक्टर को, ये वेक्टर, इस वेक्टर को आपने, इसका जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो ए एक्स हुआ और वाई वाला कंपोनेंट ए वाई हुआ, तो इसको लिख देते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक्स वाला कितना मैग्नीट्यूड? ए एक्स आई कैप, तो ये एक्स वाला हो गया। ए वाई वाई एक्सेस में प्लस वाई में, तो ए वाई इंटू जे कैप। इस तरह से जो लिखा जाता है इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है ये तरीका आई जे के जहां इस्तेमाल हो जाता है, ए वेक्टर बराबर आई जे के भी इस्तेमाल हो जाए, तो ये कैसा फॉर्म है वेक्टर का? कंपोनेंट फॉर्म। उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर आपको कहीं ये दिया हुआ है और इससे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर दीजिए। आपको बताया था कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। ये मैग्नीट्यूड आ गया। इसमें डायरेक्शन ए की निकालनी, तो टेन थीटा लीजिए, ए वाई अपॉन ए एक्स कर दीजिए। एंगल कहाँ है? एक्स एक्सेस से है, ये एक्स एक्सेस की दिशा से एंगल हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। ये देखिए ये एंगल आ गया थीटा यहां पर। तो ये बड़े काम का है, ये एक बेसिक बात है जो आनी चाहिए, और इस फॉर्म को याद रखिएगा। कई जगह ये लिखा रहता है तो आप भटक ना जाएं। अगर ये 3D की, वो तो 2D थी, प्लेन में कर रहे थे। अगर ये 3 डायमेंशन आ जाए, देखिए वो प्लेन की बात थी। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन, एक्स वाई प्लेन, ये जो भी प्लेन ले रहे हैं वाई जेड प्लेन। अगर आप 3D में आ जाए तो एक्स वाई जेड स्पेस में आ गए, तो कुछ नहीं करना इसी वेक्टर को, ये भी कंपोनेंट फॉर्म है, ये भी आपका कंपोनेंट फॉर्म है बेटा। और ये आई जे के फॉर्म में लिखा है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, काम खत्म, कोई भी टेंशन की बात नहीं, कितने आराम से हो गया। आगे चलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3D। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जो बात कही रहे थे वही आई जे के फॉर्म में लिखना। अगर कोई एक किसी का पोजीशन वेक्टर 3D में स्पेस में उसके कोऑर्डिनेट्स दिए एक्स वाई जेड, कोई वेक्टर या किसी पॉइंट के, ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए x, y, z, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिख देते हैं? OP, जिसे R से भी दिखाते हैं। x i कैप, ये जो कोऑर्डिनेट x वाला है x i कैप लिख देना, y वाला है तो y j कैप, z वाला तो z k कैप। तो ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ OP। अगर P के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका बहुत आसानी से काम हो गया आपका। अगली बात देखिए, सवाल है, फाइंड द वेक्टर्स ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज ए इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी 3, 2, 2। फिगर बनाते हैं तभी समझ में आएगा। ये एक पॉइंट हमने बनाया जो दे रखा था कोऑर्डिनेट 1, 2, -1, बी बनाया जो फाइनल पॉइंट था 3, 2, 2। इसको x1, y1, z1 कह दो, सिखाने के लिए आपको इनिशियल कह दो, और ये फाइनल कह दो x2, y2, z2। तो कभी भी जब हमें ए बी निकालना हो, ए बी कोई पोजीशन वेक्टर नहीं है, दो पॉइंट के बीच का वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होता है, ये ओरिजिन से नहीं है, ये ए बी वेक्टर निकालना है। तो जब भी ए बी वेक्टर निकालना हो, फाइनल माइनस इनिशियल करना। तो देखिए फाइनल, ये x वाला x में घटेगा तो x2 में x1 घटाया, ये देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, आई कैप लगा दो क्योंकि x का रिश्ता आई कैप से। फिर y2 माइनस y1, फाइनल माइनस इनिशियल, j कैप, और k के लिए फाइनल माइनस इनिशियल। ये फॉर्मूला लगाते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करते ही, फाइनल का मतलब है
जहां वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को घटाते ही आपका वो वेक्टर निकल आएगा। ध्यान रखिएगा, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ए बी वेक्टर आएगा। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से होता है। तो ये आपका आ गया, ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख दो, यहाँ पे कुछ नहीं, 3 - 1 जैसा लिखा हुआ है, ये 2 - 2 2 -1, और इसको सॉल्व करोगे तो 2i, ये 0 × k + 3k। अब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये गायब ही हो जाएगा j कैप, तो इसको लिख सकते हो 2i + 3k, ये वेक्टर हो गया, और ए बी वेक्टर हो गया 2i + 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो ए बी की वैल्यू, ए बी मॉडुलस या ए बी की वैल्यू 2² + 3², जिसकी वैल्यू √13 आ जाएगी। ये सवाल जो था ये खत्म हो गया, ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितने आराम से इसको आप कर पाए, बड़े आराम से सारी चीजें हो जाएंगी, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बढ़िया, पीडीएफ चाहिए, कई बच्चे कहते मैं हट नहीं रहा हूं, आपको मौका नहीं दे रहा हूं नोट करने का, लेकिन इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, वीडियो के शुरू में बताया है, आप 1 मिनट देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ आपके हाथ लग जाएगा, जो मन चाहे वो कीजिए। एक बड़ा अच्छा सवाल, क्योंकि मैंने कहा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल वीडियो बना के छोड़ देना नहीं है, आप इस वीडियो को देखकर कहीं और ही भटकना ही नहीं पड़े, आपसे वेक्टर का मामला ही क्लियर हो जाए, इसलिए सवाल मैंने जबरदस्ती घुसेड़ा है। वरना कई बच्चे किसी फिजिकल इवेंट को, उसकी दिशा और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो यहां पर वो बात जरूरी है सिखाना। इसलिए आइए देखते हैं, एनसीईआरटी का एक छोटा सा एग्जांपल था, उसका टुकड़ा निकाल लिया हमने। फाइंड चेंज इन मोमेंटम। देखिए कोई बॉल है या पार्टिकल है एम्बास का, वो इस दिशा में जा रहा था, एक दीवार से टकराया और वापस भी उसी वेलोसिटी से यू से इस तरीके से घूम गया। ये इसकी वर्टिकल डायरेक्शन से आपका 30 डिग्री का डायरेक्शन दिया हुआ है। सेम स्पीड रही, बस वेलोसिटी चेंज है क्योंकि डायरेक्शन बदला है। यू से आ रहा था, टकरा के यू चला गया। अब हमें निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज होने का मतलब क्या होता है, डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पूरा अंदाजा होगा, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम में इसको लिखिए m × vf वेक्टर माइनस m × vi इनिशियल वेक्टर वेलोसिटी का। m कॉमन ले लो तो vf माइनस vi, यानी अगर हम vf और vi निकाल लें तो ये हमें पता चल जाएगा मामला। बिल्कुल ठीक बात है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आइए शुरू करते हैं, हम निकालने की कोशिश करेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी है, देखिए डायरेक्शन बनाया हुआ है। इस इनिशियल वेलोसिटी को हम इसके कंपोनेंट को पकड़ेंगे। तो कंपोनेंट पकड़ने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस u वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, या इसको आप सरका के ऐसे, क्योंकि एंगल जो हमेशा लेते हैं वो पूंछ से लेते हैं, तो हमने इसको शिफ्ट करके, इसकी दिशा तो इधर ही थी, तो यहां ओरिजिन था, ये वेक्टर u ऐसे खींचा। समझ रहे हो ना। अब ये जो एंगल थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी थीटा हो गया। अब इसका देखिए एक्स कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका u वेक्टर का x कंपोनेंट कितना हुआ, u cos थीटा। u अगर ऐसे है, थीटा एंगल बन रहा तो u cos थीटा इस डायरेक्शन में हो गया। कोई भी वेक्टर आपके पास अगर हो, ये वेक्टर है मान लीजिए a वेक्टर, ये थीटा है, तो इस x, इसकी इस डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड की, a cos थीटा होती है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में a sin थीटा होती है। इसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, स्केलर कंपोनेंट्स की। तो इसका u जो था, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, ये एंगल इसी से बन रहा है, और इस डायरेक्शन में हो गया y कंपोनेंट u sin थीटा। ये तो इसके स्केलर कंपोनेंट है। अब डायरेक्शन भी लगाना है, क्योंकि हमको तो चाहिए vi वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। तो vi वेक्टर के लिए x कंपोनेंट जो इस दिशा में था u cos थीटा, और इस दिशा, ये ओरिजिन माना है हमने, ये ओरिजिन पकड़ लो, तो यहां से i कैप दिशा देने के लिए ये i कैप हो गया। ये देखिए नीचे की तरफ वेक्टर था, तो ये प्लस जे कैप ऊपर होता, ये माइनस जे कैप हो गया, ये माइनस जे कैप रख दिया क्योंकि नीचे डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया u cos 30 i कैप, और ये माइनस को इधर ले लो तो माइनस u sin थीटा j कैप। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर vf के लिए देखिए, तो ये vf की कहानी है, ये तो ओरिजिन पे ही हमने बांध रखा है, तो इसके दो कंपोनेंट खटाखट ले लो। x कंपोनेंट हुआ, इसका देखिए इस डायरेक्शन में थीटा है, तो u cos थीटा, नीचे की तरफ u sin थीटा, जैसे सिखाया आपको, ये हो गया y कंपोनेंट u sin थीटा। अब डायरेक्शन लगा दो तो u cos थीटा,
इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन थी x वाली पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन है निगेटिव, इसी तरह से j वाली ये पॉजिटिव थी और नीचे वाली डायरेक्शन निगेटिव थी j के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये निगेटिव है तो माइनस आई कैप लिख दिया डायरेक्शन देने के लिए। आई कैप प्लस में होता है पॉजिटिव एक्स एक्सेस, माइनस एक्स एक्सेस माइनस आई कैप। u को साइन 30 ये भी आपका j नीचे जा रहा है तो माइनस j कैप, डायरेक्शन मिल गया इसको। अब ये वैल्यू हो गई VF माइनस यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। इसी को सॉल्व करके लिख लिया। ये VI आ चुका, ये VF आ चुका, केवल वैल्यू रखनी है। अब ये वैल्यू रख दो यहां पर M और इस VF में से आप VI घटा दो तो ये क्वांटिटी देखो सेम है, ये कट जाएगी जब घटाओगे, और VF में से ये घटा रहे हो तो इसमें से ये घटाओगे तो ये डबल हो जाएगी माइनस साइन के साथ, दिस माइनस माइनस दिस M माइनस 2u cos 30 आई कैप। तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2mu cos 30 आई कैप। ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम, और किस दिशा में है तो माइनस आई कैप, यानी माइनस आई कैप का मतलब परपेंडिकुलर टू द वॉल, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये प्लस था, ये माइनस। बात समझ में आ गई? एकदम करेक्ट और शानदार सवाल भी समझा दिया आपको। इसलिए वरना क्या होगा ना कि अगर आप आईजे के पढ़ लोगे, किसी डायरेक्शन को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो ये फिर वीडियो बेमानी हो जाएगा। मतलब आप पढ़े तो देखा, आया नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे हो। इससे करना सीख जाओगे अगर ध्यान दोगे तो इससे आप देखिए, मैंने एक सवाल लिया जैसे फंडे को, इस फंडे को भी याद रखो, समझा दिया, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए यहां पे लिखा है a इज इक्वल टू दिस वन एंड b इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। मैग्नीट्यूड कह रहा है b के बराबर और दिशा पैरेलल टू a यानी a की दिशा में। तो अब देखिए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a, ये देखिए b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड लिख दिया। दिशा देना है a की डायरेक्शन में, दिशा देने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर। तो a कैप से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो b इंटू a कैप फॉर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये वेक्टर बन गया। अब ये b और a कैप की वैल्यू निकालो और काम खत्म करो। ये देखिए b का मॉडुलस ले लो, ये b है, मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 25 आ गया। अब a कैप निकालना है तो वेक्टर a को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। तो a वेक्टर कितना था? 3i प्लस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि 5 होता है, 1/cos 3i प्लस 4j। इन दोनों की वैल्यू इसमें ठोक देनी है। तो ये देखिए हमने वैल्यू रख दी। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या था? मॉडुलस ऑफ b इंटू a कैप। तो ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 है और a कैप की वैल्यू ये है 1/5 3i प्लस 4j। अब ये 5 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, ये काटोगे ना ऐसे तो ये 5 बचेगा, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15i और ये 20j। ये आपका आंसर आ गया, रिक्वायर्ड वेक्टर। ऐसे आपके कई जगह ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप बड़ी आसानी से कर लोगे, अंधेरे में भी कर लोगे, आंख बंद करके भी कर लोगे। तो इसको नोट कर लो, हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट मार दो। चलिए अभी की व्यवस्था आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर प्लस ऑपरेशन जो थे वेक्टर के बीच का, जो ऑपरेशंस थे, जोड़ना घटाना गुणा भाग हमारा डिफाइंड नहीं है, जोड़ना घटाना सीख चुके हैं। अब गुणा मल्टीप्लिकेशन का हिसाब किताब आता है। तो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात की जा रही है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होता है, दो वेक्टर्स के बीच में जो गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा क्यों कहा जाता है अभी हम समझा रहे हैं। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है a डॉट b बराबर ab cos थीटा। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं a क्रॉस b ab sin थीटा n कैप। और ये जो n कैप है वो क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर होता है टू a एंड b, यानी a b के नॉर्मल फॉलोइंग राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है वो भी हम समझाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता ना कीजिए। अब यहां पर देखिए इसका ये जो रिजल्ट होता है वो स्केलर है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्केलर, और ये डॉट लगा इसलिए नाम बोलते हैं डॉट। तो a डॉट b का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। यहां पर ये जो रिजल्ट है ये वेक्टर को, ये एन कैप लगा है ना, एन कैप तो वेक्टर होता है, दिशा देने का काम आता है। तो ये रिजल्ट इसका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस लगा हुआ है, ये क्रॉस या डॉट
केवल दो वेक्टर्स के बीच में चलते हैं, यानी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार से होता है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। यहां पर फिजिकल एग्जांपल फिजिक्स का, जैसे वर्क डन निकालते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट एस, ये वर्क डन निकलेगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि प्लस माइनस जीरो होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं, कोई दिशा नहीं होती वर्क की। यहां पर बात करें, आप ये सीखेंगे कि टॉर्क की वैल्यू होती है आर क्रॉस एफ। आर एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी। ये इसका फिजिकल एग्जाम्पल है। तो इस फ्लो चार्ट में आपको पूरी भावना मिल गई कि क्या मामला है मल्टीप्लीकेशन का, कि वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन दो रूप में है और दोनों हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में अलग अलग क्वांटिटी मिलती है। इस तरह मल्टीप्लाई करो तो याली, इस तरह मल्टीप्लाई करो तो वॉली। आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो ये रहा आपका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर लोगे ए और बी, तो उसके वेक्टर को डिफाइन करते हो, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा। सिंपल लिख रहे हैं तो ए बी कॉस थीटा, और जो थीटा होता है वो ए और बीच का छोटा एंगल होता है, क्योंकि ए और बी में दो एंगल बन रहे हैं। देखिए, एक तो ए से बी ये एंगल है, एक पीछे वाला भी बच्चा समझ सकता है कि सर ए से बी पीछे वाला भी तो है। तो बड़ा एंगल जो होता है बीटा, उसे नहीं लेना है। यहां लिखा भी है, इन थीटा एंड बीटा टेक स्मॉलर एंगल। हमेशा ए और बी के बीच का छोटा, और थोड़ी फिजिक्स की भाषा या मैथमेटिक्स की भाषा यूज करेंगे तो ये हमारा थीटा लेस देन 180 डिग्री। भाई दो हैं, एक अगर 180 से बड़ा है तो एक 180 से छोटा होगा, तो छोटा मतलब छोटा एंगल। तो इन दोनों में छोटा एंगल है उसे लेना है। और ये रिजल्ट क्या है, ये स्केलर है रिजल्ट, आप जान ही रहे हैं, कोई दिशा इसकी नहीं होती। तो ये डेफिनेशन हो गई स्केलर डॉट प्रोडक्ट की, बड़ी अच्छी तरीके से आप समझ पाए। इसकी प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है, तभी मामला बनेगा, पूरा वेक्टर तभी समझ में आएगा। आइए देखते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट होता है कॉम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए डॉट बी प्लस सी का मतलब ए डॉट बी, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मतलब जैसे सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन सीख रखा है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ए और बी के बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो शून्य होता है। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये बड़े काम की प्रॉपर्टी है। यहां पर ए डॉट बी कितना हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। इसको पकड़े रहिएगा, बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल भी लिया है इसके ऊपर। दूसरी बात, अगर दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं ए और बी, जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी की ए बी कॉस थीटा करोगे तो सीधे ए बी आ जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि कॉस 0 रखोगे कॉस 0 1 होता है। तो ए डॉट बी इस केस में कितना हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर ए बी, ए और बी मैग्नीट्यूड है। अगर इस केस की बात कर रहे हैं, थीटा बराबर 0 है। पैरेलल वेक्टर्स की हम बातचीत यहां पर कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू। आगे चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में। अगर ए बी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी थीटा 180 डिग्री है, ए इधर है बी इधर है, उस समय ए डॉट बी क्या होगा, माइनस ए बी के बराबर। मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू मिलेगी ए बी के बराबर। इस बात को पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सारी चीज बड़ी काम आएगी। अगली बात, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर किसी वेक्टर को अपने से ही डॉट प्रोडक्ट ले लें, ए डॉट ए, ये देखिए वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल 0 है, तो ए डॉट ए जब लोगे तो ये cos 0, आप 0 वैल्यू रखोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ए डॉट ए करेंगे, अपने से जब लेंगे, तो इसकी वैल्यू सिंपल उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाया करेगी। इसका काफी यूज आएगा। इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जो और बेस वेक्टर्स थे आई जे के, तो आई का आई से करोगे, जैसे आई डॉट आई किया, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, यानी वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर। और अगर आई डॉट जे करोगे तो इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई 0 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आप जैसा जानते हैं आई वेक्टर परपेंडिकुलर होता है जे वेक्टर के, इसी तरह बाकी होते हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 0 आ जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं कि
डायरेक्शन एक है तो मैक्सिमम वैल्यू अपने से ही ले रहे हैं तो उसी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रहनी चाहिए, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। अगली बात और देखते हैं कि अगर स्केलर प्रोडक्ट ए एंड बी का ले रहे हैं जो कि कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसे बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, मैंने बताया है इसी लेक्चर में, आई जे के फॉर्म में लिखना कंपोनेंट फॉर्म। तो जब ए डॉट बी करोगे तो एक आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करना, ए वाई को केवल बी आई जे का जे कैप का जे कैप से, और इसका के कैप का के कैप से। तो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ये दिखा हुआ है। फट से आपका कार्यक्रम निपट जाएगा, है ना। अगली बात करें, अगर दो वेक्टर दिए हैं, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से एंगल निकालना है तो आप कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो बीच का एंगल निकल आएगा। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज आपके काम आई। अब एक सवाल आ जाता है, उसको भी कर ले, मेरे ख्याल से आप चाहें तो इसको पीछे वाले को नोट कर सकते हैं। वैसे मौका आपको पीडीएफ मिली जाएगी। इस लेक्चर के शुरू में मैंने 1 मिनट बताया है कैसे आपको पीडीएफ ले सकते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये देखिए बी में लिखा है 2i 2j माइनस एल्फा के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल्फा? ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, एल्फा की वैल्यू बताओ। ऐसे सवाल बड़े आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिए ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो आप जानते हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी, 0। हमने पढ़ा है अभी कि अगर दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं या दो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट को लिया जाएगा तो 0 वैल्यू आएगी। तो अगर हम ये साबित कर दें, ये साबित तो मतलब तो दिया ही हुआ है, इसी कंडीशन को यूज करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने ए वेक्टर का वैल्यू लिखा यहां से, बी वेक्टर का वैल्यू टिप दिया या कॉपी कर दिया ऊपर से। दो वेक्टर से इसलिए बीच में डॉट प्रोडक्ट या लगना होता तो क्रॉस, यही दो मल्टीप्लिकेशन के लिए लगते हैं। अब जैसा मैंने सिखाया था, आई का आई से मल्टीप्लाई करो, इसका इससे 5 दूनी 10, फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन जे वाले से और के वाले का मल्टीप्लिकेशन के वाले से। बात पकड़ में आई? तो 5 इंटू 2 7 इंटू 2 और -3 इंटू माइनस अल्फा बराबर 0। सॉल्व कर डालो, ये आ गया 10, ये आ गया 14, ये माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा, ये आ गया 24 प्लस 3 अल्फा बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस, इधर गया -24/3, अल्फा बराबर 8। और ये आपका यहां पर देखिए आंसर आ गया। इस तरह से सिंपल तरीके से सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो देखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे या ध्यान देंगे इस वीडियो पर, आपके कोई दिक्कत आपको वेक्टर में नहीं आने वाली, मेरा वादा है आपसे। इसमें भावना यह कि आप कर पाएं, कम से कम समय में सारा मामला आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चलते हैं। अब आता है अगला खेल, जो कि इसका आखिरी टॉपिक है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे बातचीत हुई थी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है देखिए, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए एन कैप, मैंने बताया था ना कि एन कैप जो होता है वो आपको हमेशा यूनिट वेक्टर दिशा देने का काम आता है। जहां दिशा आ गई, जुड़ गई, वही वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो इस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इतना है, दिस इज मैग्नीट्यूड, और ये आपका फॉर डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए होता है। इतना आपको पता, कुछ बातें और मैंने लिखी है इसके नीचे। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखिए एन कैप क्या होता है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। किसके नॉर्मल होता है? ए और बी दोनों वेक्टर के नॉर्मल होता है। यहां पर आप देखें ए और बी एक प्लेन में अगर हैं तो इससे नॉर्मल जो आपको दिख रहा है ये वेक्टर का वैल्यू होगा। कैसे निकालते हैं भी हम उसका लॉ पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। फॉलोइंग राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है अभी उसके दर्शन मैं कराऊंगा, बहुत आसान तरीका आपको। अगली बात, नोट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, स्मॉलर एंगल। जो थीटा लेना है, जैसे ए एंड बी है, एक एंगल ये एक पीछे वाला है, तो हमेशा कौन सा एंगल लेना है? छोटा वाला। नहीं आप गफलत करना शुरू कर दें, ए से बी चलेंगे, ए से बी छोटा वाला एंगल। और ए क्रॉस बी जो वेक्टर है इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी। ये ए क्रॉस बी या एन कैप कह दीजिए। ए क्रॉस बी की दिशा कौन सी है? जो एन कैप की है। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर होती है? ए क्रॉस बी की। वो किधर होगी? ए और बी जो प्लेन कंटेन कर रहे हैं, जो प्लेन कंटेन कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर।
अब उसके परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कौन सा पकड़ें, उसी के लिए रूल बन गया है जिससे गफलत खत्म हो जाए। आइए देख लेते हैं। अच्छा, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोबारा लिखा हुआ है कुछ बातें आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने लिखा, वही बातें लिखी है, प्लेन कंटेनिंग ए बी, ये बात मैं बता चुका था। एन कैप की अगर वैल्यू निकालनी हो तो ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं आप। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो केवल आप देखें तो केवल इतनी वैल्यू होगी, दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैंने पीछे आपको बताया था ए बी साइन थीटा, इस तरह से भी ये मैग्नीट्यूड की चर्चा की जा सकती है। बात समझ में आपकी आई होगी। अब यहां पर देखिए बात कर रहे हैं रूल जो कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालेगा या एन कैप का डायरेक्शन निकालेगा, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट था वो क्या था, यहां लिखा नहीं है, आप तो समझ ही रहे हैं। ए क्रॉस बी का मतलब था ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये कह दो एन कैप का डायरेक्शन निकाल रहे हैं या ए क्रॉस बी का, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक ही है, समझ रहे हो ना। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल रहे हो या एन कैप का डायरेक्शन निकाल रहे हो, बात समझ में आ गई। ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालने का ये रूल है, इसे बोलते हो राइट हैंड स्क्रू रूल। ये रूल क्या बोलता है, एक स्क्रू ले लीजिए, पेंच स्क्रू, और उसको ए, अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए से बी की तरफ घुमाओ, ये ए ये बी, ऐसे घुमाया हमने, ऐसे घुमाओ, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू आगे बढ़े वो डायरेक्शन होगा ए प्लस बी, ए क्रॉस बी का। अब ये स्क्रू वाला मामला है तो ठीक, लेकिन थोड़ा दिमाग घूमता है इसमें, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कभी जिंदगी में हो सकता है स्क्रू टाइट ना किया हो, लड़कियों ने तो पक्का ही नहीं किया होगा, 2-4% छोड़ दीजिए, तो 90% लड़कियां हमें नहीं लगता कभी स्क्रू टाइट की होंगी। की कि नहीं की कमेंट करके बताना, मुझे ऐसा लगता है 100% नहीं की होंगी। लड़के भी जो है आज के ज़माने के, हो सकता 80% नहीं किए हो, 20% किए हो। तो समझ, ये रूल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जिसने स्क्रू देखा नहीं या कभी टाइट नहीं किया वो समझने में उसको कष्ट होगा। इसीलिए इसका सिंपलर वर्जन बाजू में बनाया हुआ है। फिर से समझाते हैं, ये इसको रूल क्या है, ए से बी की तरफ इसको घुमाओ, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। दूसरा वाला जो रूल है ये हाथ सबके पास होता है, इसे बोलते हैं राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल सिंपलर वर्जन ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल है, यही रूल का सिंपल वर्जन है। ये लड़के लड़कियों आदमी और सबके पास होता है, जितने ह्यूमन से, ऐसे मान लेते हैं। तो यहां पर राइट हैंड ले लिया हमने, और राइट हैंड को ए से बी की डायरेक्शन में मोड़ो। ये राइट, पहले लेफ्ट ना ले लेना, कबाड़ा हो जाएगा। राइट हैंड, हिंदी में दायां हाथ, राइट हैंड लिया, ऐसे हथेली खोली, ऐसे किया, और इसको मोड़ना है ए से बी। अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए से बी, बी क्रॉस ए निकालोगे तो बी से ए, जहां से जहां, तो ए क्रॉस बी, ये बनाया हाथ, ए क्रॉस बी ऐसे मोड़ा, जिस डायरेक्शन में अंगूठा जा रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सीख गए आप। इसी का एक सिंपल वर्जन है कि भाई मुश्किल लग रही है तो ये पकड़ लो, लेकिन निकालना तो है ही। बात समझ में आ गई ना। तो राइट हैंड खोलो, ए से बी की तरफ पंजा मोड़ो, अंगूठा जिस डायरेक्शन में है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये रूल कई लोग घबराते हैं तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपके लिए उचित लगे। बढ़िया बात हो गई। अब आगे फिजिकल एग्जांपल्स देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के। जैसे बताया था टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, जो फिजिक्स की भाषा में मिलते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम है, आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं, जहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन है। तो एंगुलर मोमेंटम बराबर आर क्रॉस पी, पी लीनियर मोमेंटम है। वेक्टर प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस और, ये भी सब रोटेशन मोशन में पढ़ डालेंगे आप। तो खैर एनीवे, ये आप समझ पा रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जानना जरूरी है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज इसमें निकल आती हैं। अगर जानेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे। अब यहाँ आर क्रॉस एफ निकालना है तो आर की तरफ राइट हैंड खोलो, एफ की तरफ घुमाओ, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मिल गया। इसी तरह बातचीत कर सकते हैं आगे। चलिए आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। ए क्रॉस बी होता है माइनस बी क्रॉस ए। याद रखिएगा कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, लेकिन ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता है। ए क्रॉस बी करोगे और बी क्रॉस ए करोगे तो माइनस आ जाएगा, बराबर नहीं होंगे दोनों, ध्यान रखना, दिशा बदल जाती है। ए क्रॉस बी में इधर और बी क्रॉस ए में इधर। खैर
वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ए क्रॉस बी प्लस सी करोगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हो, और डॉट प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है, ए डॉट बी प्लस सी में ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसलिए बाजू में लिख रहे हैं कि आप कंपेयर कर सको और दिमाग में ठूस लो, अपने गलती ना हो, तभी तो मजा है पढ़ाई का, पढ़ाने का और पढ़ने का। वेक्टर प्रोडक्ट दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का नल वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी अगर कर रहे हो, अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? शून्य। ये देखिए ए बी दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, 0 एंगल, और ए क्रॉस बी 0 आ गया। और इसमें देख रहे हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, फिर भी ए क्रॉस बी 0 आ गया। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था? 0 नहीं आता था, आप समझे होगे, बताया था, मतलब क्योंकि कॉस थीटा होता है वहां पर, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड था पैरेलल वेक्टर्स में। अगली प्रॉपर्टीज की बात करें, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर का अपने से नल वेक्टर होता है। ए क्रॉस ए करोगे तो नल वेक्टर मिलेगा। ए क्रॉस वहां पर ए डॉट ए करते थे तो ए स्क्वायर मिलता था, शायद लिखा है मैंने, ए डॉट ए करोगे तो ए स्क्वायर मिलता था, लेकिन क्रॉस कर रहे हो तो नल वेक्टर मिलेगा। बात पकड़े रहना बेटा। दूसरी, बेस्ड ऑन दिस लॉजिक या दिस प्रॉपर्टी, आप आई को आई से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो नल वेक्टर अपने से अपना नल वेक्टर, 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 आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस ए, सब नल वेक्टर मिल गए। जबकि इनका आप डॉट प्रोडक्ट लेने जाओगे, आई डॉट आई, ये फंडा जो कि 1 के बराबर होता है, इनका 1 का स्क्वायर यानी 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, गफलत नहीं करिएगा, मजा आता रहेगा। उम्मीद है इस बात को पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर का मतलब होता है आई जे के, घबरा मत जाना, ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। देखिए यहां पर क्या है, आई जे के ऐसे बना, ये आई है, देखिए ये जे है, ये के है, ये आई है, जे है, के है। इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज आप लेते हो, जो मान्यता है, कन्वेंशन है, तो उसको प्लस लिया जाता है। यानी आई क्रॉस जे करोगे तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आ जाएगा। इस साइक्लिक ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चल रहे हो, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, इसी हिसाब से, और के क्रॉस आई जे कैप, इसलिए बनाया गया है। अगर आप यहां क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस में फिगर आएगी, यानी आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा। देखिए लिखा होगा आई क्रॉस के इसका टू माइनस जे, के क्रॉस जे करोगे, के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई कैप आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, है ना। ये तरीका है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे पॉजिटिव, और ये देखिए लिखा है क्लॉकवाइज नेगेटिव। एक एक चीज का ध्यान रखा मैंने शानदार प्रदर्शन के लिए। अब जबकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, आई डॉट जे करते थे तो 0, आप देख ही रहे हो वाकिन 0, इसमें 0 ना आके कार्यक्रम आपके सामने पेश है। बहुत अच्छी बात। अब प्रॉपर्टीज में ही आगे, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्रॉस में अगर लें ए बी है तो इसका साइन थीटा निकालोगे तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डाल दीजिए, ये साइन थीटा आपका निकल आएगा। दूसरी बात हम करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड ए बी निकल आएगा, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, तो ए बी निकल आता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एन कैप हटा के, ये केवल मैग्नीट्यूड होता है, एन लगा दोगे तो वेक्टर बन जाएगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए तो परपेंडिकुलर की दशा में 0 होता था। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड, ये डॉट, ये पकड़ के रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं साथ साथ क्रॉस और डॉट को लेके चला हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन कम से कम हो या गफलत कम से कम हो। यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि एन कैप होता है, जो ए बी, ए क्रॉस बी, ए बी का जो प्लेन है, जो कि ए वेक्टर बी प्लेन को, बी वेक्टर के प्लेन को कंटेन करता है, एन कैप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, उसकी वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है बात पकड़ में आई होगी। अब बड़ी अच्छी बात, द वेक्टर प्रोडक्ट अगर निकालना हो, कोई कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है आई जे के फॉर्म में, तो उसको इससे ऐसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, वो करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। आई जे के, ये इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, और ए का कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, और बी का ये इस तरह से लिखा जाता है, ए जैसे लिखा है ए वेक्टर, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, और ए जेड के कैप। इसी तरह बी वेक्टर लिख लो, ये हो गया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और बी जेड के कैप।
तो ये देखिए इन ए क्रॉस भी निकाल रहे हैं अब हम लोग, तो ए एक्स ए वाई ए जेड यहाँ टिप दो आई जे के लिखने के बाद, ये बी एक्स बी वाई बी जेड इसके स्केलर कोफिशिएंट यहाँ लिख दो, और इसकी वैल्यू चाहो तो ये याद कर लो, वैसे निकालने की ट्रिक मैं बता देता हूँ, ये कहाँ तक याद करोगे आप, बात समझ में आ गई। ये इसकी वैल्यू चाहो तो याद कर लो, अगर रट्टा तगड़ा मान लेते हो, वरना हम तरीका आपको बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकाला जाता है बड़े सुंदर तरीके से। आइए एक सवाल लेते हैं और फिर आपको बताएंगे, जिससे सीख भी जाएं और सवाल का सवाल भी हो जाए। तो यहां पर देखिए लिखा है प्रूव दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है आर पैरेलल, इन दो वेक्टर्स को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए नल वेक्टर। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, पैरेलल वेक्टर के केस में क्या होता है, क्योंकि ए बी साइन थीटा होता है, साइन 0 हो जाएगा तो नल वेक्टर हमको मिलेगा। शुरू करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्रॉस बी में लिखते हैं, आई जे के टिप दिया, फिर इसके कोफिशिएंट 2 -3 -1, 2 -3 -1 पहले लिख दिए, फिर -6 9 और +3, -6 9 और +3 नीचे लिख दिए। ये जो दो डंडे लगे हैं ये मॉडुलस का साइन नहीं बोलते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको लेने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है, वहाँ से निकलता है, तो वहाँ दिमाग ना लड़ाइएगा। आप फिजिक्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए क्या काम होना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको मॉडुलस नहीं समझना आपको। कई बच्चे मॉडुलस बोलते हैं ना, मॉडुलस किसी मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है बेसिकली। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, आई जे के सामने प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट फॉर्म में साइन फिट कर दें। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका बता रहे हैं। पहले पे प्लस लगाओ, दूसरे पे माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। अब क्या करोगे, नीचे लिख लो इस प्लस आई कैप, ये जो है प्लस आई को यहां टीप लो। अब इससे जाने वाली रो का टर्म, इससे जाने वाला कॉलम का टर्म, इन दो चीजों को भूल जाओ। इससे जाने वाली रो चली गई, इससे जाने वाला कॉलम भी चला गया। ये 4 एलिमेंट यहां बचे। इस 4 एलिमेंट का इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। ऐसे और ऐसे दिख रहा है ना क्रॉस, जैसे मैंने बताया वैसे ही। ये क्या बोलेंगे, राइट से लेफ्ट, और ये इधर से इधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट, जैसा एरो दिख रहा है आपको। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 3 × -3, ये -3 पहले लिख दिया, 3 × -3 -9 × -1। ये काम पहले का हो गया पहले। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अलोंग द फर्स्ट रो इसको ओपन कर रहे हैं। मैं मैथमेटिकल टच बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो अलोंग द फर्स्ट रो ओपन कर रहे हैं, तो पहले इस एलिमेंट के हिसाब से खोला। यही काम -j के लिए करेंगे और यही काम +k के लिए करेंगे, वैल्यू निकल आई। तो आप प्लस आई जे कैप के लिए हमने निकाल लिया। अब दूसरा कार्यक्रम करते हैं, इस जे कैप की -j कैप को पकड़ेंगे। ये प्लस माइनस प्लस हमने खुद दिया है वैल्यू निकालने के लिए। ये -j का हिसाब है, तो हम यहाँ पे -j कैप लिख लेंगे पहले, इसके साथ में -j कैप। इससे जाने वाला रो, ये रो हो गई भाई, इससे जाने वाली रो, इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाला कॉलम हो गया, उड़ा दो। अभी 4 एलिमेंट बचे, 2 -1 -3, और यहां पर देखिए तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेने जैसे पहले लिया था। तो 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन और -6 का -1 से मल्टीप्लिकेशन। अब इसका वाला काम हो गया -j के खलास। अब हम बाजू वाला +k वाला पकड़ेंगे। आइए देखते हैं, +k के लिए आ जाइए, दिख रहा है ना आपको। अब इस +k के लिए +k यहाँ पहले +k कैप पहले लिख लो। अब इससे जाने वाली रो, इससे जाने वाला कॉलम, इससे जाने वाली रो खलास, इससे जाने वाला कॉलम खलास। ये 4 चीज बची, 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 9 का 2 से, -6 का -3 से, यहां लिख दिया। 9 का 2 से -6 का -3, बीच में माइनस आएगा, ये शायद मैं बोला नहीं हूं, तो इसको पकड़ के रखिएगा। ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए, पहले वाले में भी ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए, ये इंटू ए माइनस ये इंटू ए, ये तीनों वैल्यू। अब तो इसको कैलकुलेट करना है केवल। ये देखिए प्रेम पूर्वक कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कोने में करते हैं जहां जगह मिली। अब यहां पकड़ते हैं, आई लिखा, और यहाँ -3 × 3 -9, और ये आ गया -9 + 9, तो -9 + 9 -j कैप, यहाँ आ गया 6, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, तो -6 +k कैप 18, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के बाद माइनस, यानी -18। अब ये देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 0 × i कैप -0 × j कैप
प्लस 0 इंटू के कैप, तीनों के साथ 0 है, तो भैया ये क्या हो गया, 0 या नल वेक्टर, यही प्रूव कर दिया। अगर आपने प्रूव कर दिया तो ये साबित कर दिया कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स तभी होंगे जब ए क्रॉस बी की वैल्यू नल वेक्टर हो। और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सुंदर तरीके से समझा दिया स्टेप बाय स्टेप फैशन के अंदर। तो इसको आप चाहें तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, देख के आप नोट कर सकते हैं। ये पूरी बात आपकी वेक्टर की खत्म हो जाती है। जो बच्चे मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, 11th क्लास के 1.0 है, सारी इजी भाषा में, आसान भाषा में फिजिक्स सीखिए, सीखने का मन भी करेगा, समझ में भी आएगा, पढ़ने की इच्छा भी होगी, सारे डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल सब क्लियर हो जाएंगे, टफ कुछ नहीं लगेगा। साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स के सारे वीडियो सुपर एक्सप्लेन्ड मेरी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। साथ में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सॉल्व होंगे, जो आप सॉल्व करके अपने एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। 12th वालों के साथ भी ये भी। तो जो बच्चे द्रोणा बैच लेना चाहते हैं वो मेरे साथ ले लें। अरविंद एकेडमी ऐप में आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, स्टोर सेक्शन में जाइए और द्रोणा बैच देख के वहां क्लिक करके ले लीजिए। आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, क्लिक करेंगे तो मैसेज आ जाएगा, पेमेंट करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और आसान भाषा में फिजिक्स सीखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि मैं आपकी बहुत ही कम समय में सही वीडियो जिससे काम आपका बने आपको दे पाया हूंगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट, डिटेल्ड टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी लैंग्वेज में और कम से कम समय में आपको दिया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए अरविंद एकेडमी के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड लक टू यू, बाय।